नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल बढ़ी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। केशव महतो, कमलेश और रामेश्वर उरांव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं के साथ सीट पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि जेएमएम, आरजेडी और सीपीआई के नेताओं के साथ भी बातचीत हो सकती है। तो देखिए, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के लिए लगातार अब कांग्रेस के अंदर हलचल देखने को मिल रही है। और अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, कांग्रेस में हलचल तेज है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सेट करने के लिए। 33 सीट पर दावा भी ठोका जा रहा है। अभी क्या तैयारी है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव की घोषणा हो गई है और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो अब तक सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो मीडिया के, अगर हम गलियारों से बात करें या फिर राजनीतिक गलियारों की बात करें, वो सिर्फ चर्चा का विषय है और लोग कयास ही लगा रहे हैं। अब तक कोई ऑथेंटिक रूप से कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली गए हैं, जो सीएलपी लीडर हैं दिल्ली गए हैं और वहां जो जानकारी आ रही है कि आज पहले दौर की बैठक पार्टी के अंदर होगी, किस किस सीट पर चुनाव लड़ना है। इसके साथ ही ये भी जानकारी आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं, चाहे वो जेएमएम की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें और माले की बात कर लें, इनके नेताओं के साथ भी बैठक हो सकती है। लेकिन जो प्रारंभिक जो बैठक है पहले पार्टी के अंदर होगी और उसके बाद ही गठबंधन के अंदर बातचीत शुरू होगी। और जो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है, आपको याद है कि पिछली बार जो है कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी गठबंधन के तहत, इस बार 33 सीटों को लेकर दावा कर रही है। और जो गठबंधन के अंदर जो मौजूदा जो स्थिति है उसके हिसाब से जो देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को 25 से 28 सीटें ही मिल सकती है। क्योंकि जब आप नए दलों को शामिल करते हैं और जेएमएम ज्यादा सीटों पर पहले के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस और आरजेडी की सीटों में कमी की गुंजाइश दिखती है। तो ये देखना होगा शाम तक क्या होता है, क्योंकि अभी तक जेएमएम की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ पाई है। जी, चर्चा ही सही। जेएमएम के बारे में खबर है कि 49 सीटों पर यह पार्टी लड़ना चाह रही है और कांग्रेस 33, तो ये तो 81 से ज्यादा सीटें हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर बाकी घटक दलों की बात करें तो उनसे बातचीत को लेकर के क्या उससे पहले संभावना नजर आ रही है? देखिए, दावे जो किए जा रहे हैं वो पार्टी की अपनी जो तैयारियां हैं सांगठनिक रूप से और पार्टी के अंदर जो बैठकें लगातार हो रही हैं और उन बैठकों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो कार्यकर्ता और नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, उसी के आधार पर पार्टी ही गठबंधन। चलिए, बिल्कुल। तो इस हलचल पर नजर बना करके रखिए अविनाश, आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो झारखंड में एनडीए का सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है और बीजेपी आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर पहली उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी करीब 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि जनता दल यूनाइटेड 2 और आरसू पार्टी 9 से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 1-2 सीटों के संशोधन की संभावना भी बनी हुई है। सीईसी की बैठक में 50 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को तो दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। नतीजों की बात करें तो इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो जाएगी। जो भी सहयोगी दल है उसका भी जो सीट शेयरिंग है वो भी हो ही गया है, घोषणा बाकी है। जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी तो स्वाभाविक रूप से जहाँ सहयोगी दलों को सीट शेयरिंग में सीट देना है उसको छोड़कर के ही घोषणा होगी, बाद बाकी वो अपना घोषणा करेंगे। इस बार की लड़ाई राजतंत्र बनाम लोकतंत्र की होगी। एक तरफ राजवंश है, राजकुमार हैं, दूसरी तरफ जनता है, मामूली आदमी है। और निरंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। निरंजन, अब बीजेपी की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्या फॉर्मूला हो सकता है? कुछ संभावित नाम भी हमने बताए, अभी क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कल केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक कल हुई और देर रात तक चलती रही, निश्चित तौर पर इसमें जो राय मशविरा हुआ है, कहीं न कहीं इस बात की पूरी तरह से तस्दीक की गई थी कि जो सहयोगी दल हमारे हैं एनडीए के, आजसू, एलजेपी और जदयू, इन सीटों, इन घटक दलों को सीट छोड़ करके ही बातचीत हुई है। क्योंकि यहाँ 81 विधानसभा सीट है अभी वर्तमान में। उसके बाद जो विधायक हैं कुल मिलाकर के देखें तो 25 बीजेपी का है। उसके बाद आजसू के पास जो सीटें हैं, जनता दल यूनाइटेड
का 2 सीट देने की बात हो रही है। वहीं रामविलास लोजपा की बात 1 सीट पर देने की बात हो रही है। तो जो पहली सूची जारी होने की जो संभावित है उसको लेकर के ये कयास बिल्कुल अब लगभग नजदीक ही है, क्योंकि कल जो बैठक हुई थी उसमें इस बात की संकेत साफ तौर पर जाहिर किया गया था कि जो हमारे पास घटक दल हैं 9 से 11 सीट देने की 11 सीट मांग रहे हैं। चलिए बिल्कुल, तो सबको इंतजार बीजेपी की इस लिस्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए निरंजन आपका। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां जेएमएम के संभावित उम्मीदवार के नाम भी अब सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। न्यूज 18 के पास संभावित उम्मीदवारों के नाम है और देखिए एक एक कर एक एक सीट पर हम नाम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हेमंत सोरेन की अगर बात करते हैं तो बरहेट से इस बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गांजे की अगर बात करें तो कल्पना सोरेन, जहां से वो उपचुनाव जीती, विधायक बनी, एक बार फिर से उस सीट से चुनावी मैदान में होंगी। गिरिडीह से सोनू सुदब्य हो सकते हैं उम्मीदवार। वहीं मझगांव से नीरल पुर्ती का नाम सामने आ रहा है। चाईबासा से दीपक बिरुवा, एक बार फिर से वो पुराना चेहरा। दुमका से बसंत सोरेन, पुराना चेहरा। गुमला से भूषण तिर्की, मधुपुर से हफीजुल अंसारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पुराने हैं और वही चेहरे फिर से दोहराए जा सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बाकी सीटों की अगर बात करें, गुमला की सीट की बात करें तो यहां से भूषण तिर्की उम्मीदवार हो सकते हैं। मधुपुर से हफीजुल अंसारी, गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा से भी नाला से रविंद्रनाथ महतो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तमाड़ से विकास मुंडा का नाम संभावित नजर आ रहा है। इसके साथ साथ टुंडी से मथुरा महतो, बेबी देवी की अगर बात करें तो डुमरी से चुनाव वो लड़ सकती हैं। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव की बात कही जा रही है, यहां थोड़ा चेंजेस है। लातेहार से बैद्यनाथ राम, तो ये वो नाम है, ये वो सीटें हैं। दिवाकर तिवारी जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर तिवारी जी, कई सीटें, कई ऐसे चेहरे जो खास करके पुराने हैं वो ही दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या तब्दीलियां कुछ और दिखाई दे रही हैं? देखिए, इंडिया अलायंस में पहले सीट शेयर होना है, लेकिन पार्टियां जो है अपनी तैयारियों को अब आखिरी अंजाम दे रही हैं। वैसे उम्मीदवार जिनका सीट पक्का है, जिनका टिकट पक्का है, उनकी सूची तैयार कर ली है जेएमएम ने और पहली सूची तैयार कर ली है। हालांकि आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान नहीं किया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है इस सूची को, लेकिन जो सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है 16 सीटों पर उम्मीदवार तय हैं और इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। 1-2 दिनों में सीट शेयरिंग के भी जो बातें चल रही है दिल्ली में, जो लगातार जो है इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच जो बातचीत चल रही है टॉप लीडरशिप के बीच में, वो भी फाइनल हो जाएगा। तो या तो सीट शेयरिंग का ऐलान पहले हो जाएगा और उसके बाद जो है कुछ ही घंटों बाद जो है पहली सूची कांग्रेस भी अपनी जारी कर देगी, जेएमएम भी जारी कर देगी, आरजेडी और जो बाकी लेफ्ट के जो दल हैं वो भी अपनी सूची जारी कर देंगे। फिलहाल ये सूचना है कि जेएमएम ने अपनी पहली सूची तैयार कर ली है और आधिकारिक तौर पे इसका ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। प्रमुख जो लीडर्स हैं उसमें हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, सुदीव्य सोनू है, दीपक बिरुवा है, बसंत सोरेन है, हफीजुल अंसारी हैं, रविन्द्रनाथ महतो हैं, मथुरा महतो हैं, मिथिलेश ठाकुर हैं और वैद्यनाथ राम, जो प्रमुख लीडर्स हैं जेएमएम के। चलिए बिल्कुल दिवाकर जी, तो ये संभावित नाम है और माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी अब जल्द सुलझाने की कोशिश ये गठबंधन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, झारखंड में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाने लगा है। दरअसल मंगलवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने झारखंड में बदल रही डेमोग्राफी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने जयपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों पर सहमति जताते हुए देश में जनसांख्यिकी अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई। धनखड़ ने कहा कि डेमोग्राफिक डिसऑर्डर का नतीजा परमाणु बम से कम गंभीर नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि डेमोग्राफिक डिसलोकेशन कुछ क्षेत्रों को राजनीतिक किले में बदल रही है, जहां चुनावों का कोई मतलब नहीं है। Change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge.
demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. वहीं उपराष्ट्रपति के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है, तो दूसरी ओर मंत्री इरफान अंसारी ने तो उपराष्ट्रपति को पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने जिस तरीके से अपनी वेदना को आज प्रकट किया, मुझे लगता है ये आज की तारीख में, आज के समय में जो हो रहा बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरीके से संथाल परगना झारखंड में घुसकर कई प्रकार के आपराधिक कृत्यों में संलग्न है, कई प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले तो मैं जयदीप धनखड़ जी को नहीं जानता कौन है ये व्यक्ति, और जब चुनाव आएगा, जब इलेक्शन आएगा, ये लोग कुछ न कुछ विस्फोट करते हैं, किसी भी तरह का विस्फोट कर देंगे ताकि समाज का ध्रुवीकरण हो जाए। देखिए, वो तो खुद एक सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन है और उनके पास शक्तियां भी प्राप्त हैं कानून बनाने की। अगर उस शीर्ष से ये बयान अगर आता है तो हम समझते हैं कि झारखंड के चुनाव को प्रभावित करने की भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है। और देखिए, इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से तस्वीर जो है वो अब बदलनी शुरू हो गई है। बैनर पोस्टर को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहर भर में लगे बैनर पोस्टर अब हटाए जा रहे हैं और लगातार प्रशासन इसकी निगरानी भी कर रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो आचार संहिता लागू होते ही ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है और जिला प्रशासन और नगर निगम की यह कार्रवाई देखी जा रही है, जहां से शहर में बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर अब आपके सामने है, जहां पर देखिए नेताओं के पोस्टर लगे हैं और उस पोस्टर को अब सड़कों से हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि पूरा जो शहर है वो इन बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। लेकिन अब आचार संहिता लागू है, तो ऐसे में ये पोस्टर अब उतारे जा रहे हैं। राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसे लेकर ही अब जहां भी पोस्टर बैनर हैं उन तमाम चीज़ों को निकालने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं शहर भर में जो भी पोस्टर है उन्हें हटाया जा रहा है। साफ तौर से ये दिशा निर्देश भी है कि 24 घंटों के भीतर कोई भी राजनीतिक दलों का पोस्टर जो है वो नहीं रहना चाहिए। जो पूर्व से लगे हुए हैं उन तमाम पोस्टर, होर्डिंग, बैनर को निकालने का दिशा निर्देश जो है वो दिया गया और उसी के तहत ये जो कार्य है ये इस वक्त राजधानी रांची में भी किया जा रहा है। पार्टी से रिलेटेड पोस्टर बैनर है वो सारे को हटाने का आदेश आया हुआ था, तो उसी के तहत हम लोग अभी ये काम एयरपोर्ट से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से होते हुए अभी पहला राजभवन का, फिर दूसरी पाली में दूसरी टीम आएगी, वो टीम फिर जहाँ से हमारा ये होगा और उम्मीद है आज समाप्त हो जाना। 24 घंटों का अल्टीमेट। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, लोहरदगा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शहर में लगे राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर और झंडे को प्रशासन उतार रहा है। लोहरदगा में 13 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर और चुनाव को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने बताया कि जिले में आचार संहिता लागू होते ही सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा। अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जैसे कैश का आवागमन है इत्यादि रेस्ट्रिक्शंस भी तुरंत ही लागू किए जाएंगे। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो गया है और उसके अंदर जो भी प्रावधान है वो तुरंत लागू होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में नेताओं की विवादित बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। बोकारो में बीजेपी नेता डॉक्टर प्रकाश सिंह, जो पेशे से मारवाड़ी कॉलेज के प्रोफेसर बताए जाते हैं, उन्होंने बोकारो के सिविल सर्जन को जूता से पिटाई करने की बात कही है। बीजेपी नेता के इस बयान पर बोकारो के सिविल सर्जन ने निंदा की है। बीजेपी नेता के इस बयान को बीजेपी एमएलए बिरंची नारायण ने पूरी तरह से अमर्यादित बताया है। ये लोग का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली।
इनका जो अपॉइंटमेंट किया गया था 14,500 रुपये में, और लगभग 2,000 रुपया बीच में जो हेमंत सोरेन जी का दलाल है, जो बम्बई की कंपनी है, वो खा जा रही है। और जब ये कंप्लेन करने के लिए सिविल सर्जन के पास बैठ जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे छोटे व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। ऐसे सिविल सर्जन को जूता मारने की जरूरत है। और जैसा कि सुनने में आया है कि जो ये बात कहे हैं जो सज्जन, वो टीचर भी हैं। जो टीचर इस तरह के शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ये दुखद है, स्पीचलेस हैं। क्या आप लोग मांग करते हैं? अभी हम लोग के संगठन की बैठक होने वाली है, इस संबंध में हम लोग बैठक करके इस पर विचार करेंगे। और हमें तो शक है कि जिस भाषा को यूज करते हैं तो उनकी शैक्षिक प्रमाण पत्र का ही जांच होनी चाहिए कि वो सही में पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ जाहिल। ये तो उनकी मानसिकता को परिलक्षित कर रहा है कि वो कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, नेता हैं, और हमें नहीं लगता कि वो किसी तरह एंगल से इस तरह का भाषा यूज करके बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं। किसी को भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन कोई भी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, किसी को भी संयम में रहना चाहिए और भाषाई मर्यादा का जरूर ख्याल करना चाहिए। और सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां जिला के ऊंचागढ़ विधानसभा के खुंडी गांव में डायरिया फैल गया है। डायरिया से मां बेटी की मौत हो चुकी है। मां बेटी की मौत के बाद जिला प्रशासन ने गांव में मेडिकल कैंप लगाया है। डायरिया की खबर पर बीजेपी नेता विनोद राय भी गांव पहुंचे और डायरिया से पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना। गांव के लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले गांव में सोमवारी नामक विवाहित महिला और उसकी 2 माह की बेटी प्रियंका की मौत हो गई। इसके बाद गांव में एक कर 9 लोग डायरिया से पीड़ित हो गए, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। जिला प्रशासन मेडिकल कैंप कर लोगों का इलाज करवा रही है। जिसमें लक्षण दिखेंगे कि सारे लोग इलाजरत हैं, इसकी संख्या 9 है, और बाकी लोगों को बचाव के तौर पर, जिसको हम लोग प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट करते हैं, उसको एहतियात के तौर पर दवाई दी जा रही है ताकि उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ाया सके। फिलहाल स्थिति तो उतना ठीक नहीं था कि अभी 10-12 आदमी अभी भी भर्ती है, हमारा पीएचसी में भर्ती है और भी एमजी में भर्ती है, इसलिए स्थिति उतना ठीक नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्थिति को सुधारा जाए और कैसे इस डायरिया से हम लोग मुक्त हो। इसलिए इसको रोकथाम करने के लिए एक पहल हम लोग कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को डायरिया नहीं हुआ, ऐसे लोगों को बचाया जा सके। डायरिया से एक व्यक्ति का मौत भी हो चुका है इस गांव में, तो ये इस तरह का स्थिति है। साथ में मेडिकल का टीम भी आ रहा है, जा रहा है, जांच कर रही है। ये खबर आपको सावधान करने वाली है। अगर आप गोलगप्पे या किसी भी स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये खबर पूरी देखिए, क्योंकि गढ़वा में गोलगप्पे के साथ लोगों को मौत बेची जा रही है। यकीन नहीं हो रहा है तो इन तस्वीर को देख लीजिए। ये वायरल वीडियो जिले के माझियाओ बाजार का है, जहां साफ देखा जा सकता है कि गोलगप्पे के आटे को पैर से गूंथा जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और गोलगप्पे बनाने वाले 2 दुकानदारों को घेर लिया। और जब लोगों ने गोलगप्पे के पानी को बनाने का प्रोसेस पूछा तो सुनने वालों के होश उड़ गए। दुकानदारों ने बताया कि वे गोलगप्पे में स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही लोग और उग्र हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और आरोपी दुकानदारों को अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम अरविंद यादव और सतीश कुमार श्रीवास्तव है। हार्पिक भी डालते तो हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। हाँ। गुपचुप में भी। हाँ, ये सब बना के देते सर, हम तो काम करते हैं। तुम काम करते हो? अच्छा। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। और वो जो हार्पिक डालते उसका क्या नाम? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में यही है, कानपुर के आगे। कानपुर के आगे। की तस्वीरें साबित करते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए ऐसे दुकानदार आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक, ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब तक होगी। और सवाल ये भी ऐसी घटना, ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद से कि फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों हो रही है।
धनबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां सियार कनाली गांव में शराबी पिता पर अपने 21 दिन की नवजात बच्ची की पटककर जान लेने का आरोप लगा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हालांकि पिता ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। वहीं आरोपी की मां का कहना है कि उसका बेटा शराब के नशे में घर में बेवजह झगड़ा करता है। वहीं आरोपी की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने ही बच्ची की जान ली है। महिला ने पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। गुमला के दिरगांव पंचायत के ग्रामीण आजादी के 78 साल बाद भी विकास के अभाव में जी रहे हैं। बिशुनपुर विधानसभा के इस गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिससे हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 15 किलोमीटर की जर्जर सड़क के कारण एम्बुलेंस तक गांव में नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक चमरा लिंडा के किए गए चुनावी वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, जिसके कारण ग्रामीणों में उनके प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। मतलब रोड कर कोई चीज कर हम इनके व्यवस्था न खे, जैसे कि हम इनके मतलब डिलीवरी में रही ला तो हम इनके ले जाए ना तो हम इनका आधे रास्ता में मतलब ठीक हो जाइला, वो चीज कर हम इनके कोई मर भी जाए ना। रोड है ना, कोई चिकित्सा कोई डॉक्टर है ना, कोई नर्स है ना, कुछ ही है। इस जगह हम इन जगह जितना भी अधिकारी है ना पुलिस आवेला ना प्रशासन आवेला ना जाटी पार्टी आवेला, आबो करे तो कोई किस बोले उन्हें भटकाए दे ना, नशा खोड़ी जगह देख के सबके भटकाए दे ना। और स्कूल चाहिए हम इनके दरगाह पंचायत ले सरकार तो बोला कोनो सुविधा नहीं देता खलका रहे, हम रास्ता जाम करते, रास्ता जाम करबे निकलते हैं, इनके देवे निकलते। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।